अच्छा, रात गई बात गई। लेक्चर नंबर 1। पास्ट पेपर क्वेश्चन 1। ऑनलाइन ही अपलोड करूंगा मैं, अब देखता हूं मैं किस दिन, फ्राइडे को कर लेते हैं। अच्छा, पेज 393 क्वेश्चन 1। ये पार्ट बी काट दें, सिलेबस से निकल चुका हुआ है। किसी दिन मस्ती में आके आप पार्ट बी लगे हों। पेज नंबर, पास पेपर क्वेश्चन 1। ट्रिच मीर से 6 सवाल पीछे आ जाएं। ट्रिच मीर से 6 सवाल पीछे। इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड गिव एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। दोनों की एग्जांपल दें। लीगल टाइटल पास हो जाए, ऊपर लिखें किसको, टू कस्टमर। लीगल टाइटल पास हो जाए टू कस्टमर, लेकिन 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 रिस्क एंड रिवॉर्ड आर रिटेन्ड बाय सेलर। मिसाल दें जी, लीगल टाइटल ट्रांसफर हो जाए कस्टमर को और रिस्क एंड रिवॉर्ड रिटेन रहे सेलर के पास। लीगल टाइटल किसके पास चला गया, कस्टमर के पास, बट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर रिटेन बाय सेलर, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड सेलर के हैं। अगला जरा पढ़ें। लीगल टाइटल डज नॉट पास, लीगल टाइटल पास नहीं हुआ, बट द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड कंज्यूमर के हैं। ये विल एंड होल्ड है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। लीगल टाइटल यानी जो चीज का टाइटल है लीगल, वो अभी तक पास ऑन नहीं हुआ, बट रिस्क एंड रिवॉर्ड सारे के सारे कस्टमर के पास है। चीज को नुकसान हो, ये हो, वो हो, तो वो सारे के सारे नुकसान कौन बर्दाश्त करे, कस्टमर। तो डेट विल बी कॉल्ड एज बिल एंड होल्ड। अब जरा ऊपर वाला है, हाँ ऊपर वाला, लीगल टाइटल पास टू कस्टमर। कस्टमर को लीगल टाइटल ट्रांसफर कर दिया है, उसको बल्ब भेज दिए हैं, अब बल्ब उसी के पास पड़े हुए हैं, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड सेलर के हैं। यानी कि सेलर अभी तक रिस्क उसके बर्दाश्त कर रहे, हो सकता है वो चीज क्या हो जाए, वापस आ जाए। तो इसका मतलब लिखें सेल विद राइट ऑफ रिटर्न। सेल विद राइट ऑफ रिटर्न। रिस्क है सेलर को कि ये चीज वापस आ सकती है। अच्छा इधर आए, अगर बिल एंड होल्ड वाली चीजें, स्पेयर पार्ट सेलर के पास पड़े हुए हैं, तो क्या कस्टमर को रिस्क है कि अमानत मेरी जो उसके पास पड़ी हुई है, कस्टमर को रिस्क है कि वो खराब हो सकती है? ओके अच्छा जी, अब आप आ जाएं पास पेपर क्वेश्चन नंबर 6। जी जी, लीगल टाइटल पे ना एक डिस्कशन है जो मैं करना नहीं चाह रहा था, इसको भी छोड़ दें आप, मैं कल फिर इसको करता हूँ अगर मुनासिब मैंने समझा। बहुत पुराना एक सवाल ही आया हुआ है, मुनासिब समझा मैं कर लूँगा, ठीक है, इसको भी छोड़ दें। अच्छा अच्छा, ले अवे सेल और एजेंसी सेल पहले निकाल लें। पेज 379। ले अवे सेल, अच्छा ले अवे सेल एक आसान सी चीज़ है, वैसे मेरा नहीं ख्याल ये सिलेबस में है, लेकिन उस हल्की सी आसान सी चीज़ है। इधर देखें, ये महीना है जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का। दुकानदार को कैश आएगा, कैश आएगा, कैश आएगा, कैश आएगा, कैश आएगा, और दुकानदार डिलीवर कर देगा चीज़ें। ठीक है, मुझे बता दें क्या ये
ट्रांजैक्शन इंस्टॉलमेंट सेल है, इंस्टॉलमेंट पे उसने चीज़ें बेची हैं। आमतौर पे जो किस्तों पे चीज़ें बिक्री होती है ना मार्केट में, मोटरसाइकिल वगैरह, उसमें मोटरसाइकिल पहले डिलीवर किया जाता है। मार्केट में लोग कहते हैं यार मैं किस्तों पे मोटरसाइकिल ले रहा हूँ, तो मोटरसाइकिल पहले डिलीवर किया जाता है। ये एक सेल है जिसमें जो गरीब यानी लो इनकम ग्रुप के लोग होते हैं वो दुकानदार को कहते हैं मैंने खरीदना है ओवन। दुकानदार कहते हैं आप हर महीने की तनख्वाह में से थोड़े थोड़े पैसे मुझे देते रहिएगा, इंशाल्लाह जब आप पेमेंट कर देंगे मैं आपको डिलीवरी कर दूंगा। तो मेरे सवाल का जवाब बता दें, सेल कब बुक होगी दुकानदार की? व्हेन कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। एंड व्हेन कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड, व्हेन तकरीबन दो शर्तें हैं यहाँ। सेल विल बी ट्रांसफर्ड व्हेन तकरीबन ऑल ऑफ द कैश इज रिसीव्ड एंड गुड्स आर ऑन हैंड, और दुकानदार के पास गुड्स हैं। अब अगर कस्टमर लेने में 1-2 दिन कर भी दे कोई मसला नहीं, दुकानदार अगर सेल बुक कर ले तो कोई मसला नहीं। तो जिस वक्त सारा पैसा आ जाए तकरीबन और चीज़ें दुकानदार के पास इन हैंड हो और कस्टमर को फ़ोन करके कह दे चीज़ें तैयार हैं, अब चाहे कस्टमर आए ना आए, आप 1-2 मिनट पहले या 1-2 दिन पहले भी सेल रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो रिटेलर्स routinely offer layaway sale arrangements to their low income group where customers are allowed to set aside, कस्टमर को इजाज़त होती है कि वो सेट असाइड कर दें स्पेसिफिक आइटम, एक आइटम है उसको दुकानदार अलग करके रख देता है इन शॉप, एंड मेक पेमेंट्स इन द रिटेलर रिटेन्स कस्टडी ऑफ गुड्स, रिटेलर के पास कस्टडी ऑफ गुड्स रहती है until the customer pays the full amount. Revenue from layaway sale is recorded when goods are delivered against full payment. तो रेवेन्यू आमतौर पे रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं जब गुड्स डिलीवर हो जाए। However, अगर सेलर का पुराना तजर्बा है that most layaway transactions are converted into sale, ये ट्रांजेक्शन सेल में कन्वर्ट हो ही जाती हैं, then it can record revenue when it receive अच्छा खासा पैसा provided that goods are on hand, identified, पता चल गया ये वाला जूसर है, ये वाला ओवन है, एंड रेडी फॉर डिलीवरी। असूली तौर पे कब सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए? जब डिलीवर हो जाए। लेकिन अगर आपका तजर्बा काफ़ी है लेवे सेल का, तो आप किस वक्त सेल बुक कर सकते हैं? जब अच्छे खासे पैसे आ जाएं, चीज़ें दुकानदार के पास पड़ी हों, दुकानदार इशारा करके बता सके और चीज़ें रेडी फॉर डिलीवरी हों, तो फिर दुकानदार सेल बुक कर ले, कोई मसला नहीं। तो एक हल्की सी गुंजाइश है कि अगर अभी डिलीवर नहीं भी हुई और ऑन हैंड दुकानदार के पास और कस्टमर ने फ़ोन कर दिया यार मैं कहीं सैर करने गया हूँ बाद में आऊँगा, तो पहले भी सेल आप बुक कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है पैसा भी आ गया, चीज़ें भी तैयार हैं, बस सेल बुक करें अपनी। ओके, एजेंसी तो सिंपल सी चीज़ है, ये नोट कर लिया आपने? कर लेंगे नोट। ओके, शेख रशीद साहब के घर आम पड़े हुए हैं, उन्होंने इंजमामुल हक को फ़ोन किया कि इंजमाम आप ऐसा करें कि आप जो है वो ये आम बेच दें। अब इंजमाम एक एजेंट बन जाएगा इनका। इंजमाम की बुक्स में आपने एंट्रीज बतानी है। इंजमाम ने आम बेचकर कैश डेबिट किया 100 रुपया, पेएबल टू शेख रशीद 98 रुपीज़, और कमीशन इनकम 2 रुपीज़। इंजमाम को सिर्फ 2% कमीशन मिला। सारा पैसा रेवेन्यू में इंजमाम ने रिकॉर्ड किया या पेएबल बुक किया? तो डेट इज एजेंसी से। तो ये छोटे से 2 कॉन्सेप्ट थे। क्या सादा सी बात है, मैं आपको ये बैग दे दूं, आपको ये बैग दे दूं, यार ये बैग बेच आओ, आपने ये 100 रुपये का बैग बेच दिया, आपकी जेब में कितने रुपए है? 100 रुपये। आप 98 मुझे दे दें क्योंकि मेरा बैग है, और 2 रुपये आप जो आपने एफर्ट किए उसके रखें। तो शेख रशीद के पास मैंगो पड़े हैं, उसने जो है वो इंजमाम को कहा बेच दें, इंजमाम ने 100 रुपये के बेच दिए। पेएबल शेख रशीद को कितने पैसे हैं? 98, बाकी कमीशन है। जो दूसरे के पैसे होते हैं वो हम इनकम में नहीं डाल सकते, बल्कि उसको क्या बुक करेंगे? पेएबल।
अंग्रेजी पढ़ लें। पॉज करना, पॉज कर ले तो पहले करते हो। ओके, व्हेन एन एंटिटी इंजमाम हु इज एजेंट सेटिस्फाइड, अब इंजमाम को हम एंटिटी ले रहे हैं, शेख रशीद की अभी बात नहीं कर रहे, वो शेख रशीद की एंट्रीज छोड़ें, इंजमाम की अभी बात कर रहे हैं। व्हेन एन एंटिटी हु इज एन एजेंट सेटिस्फाइज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जब एक एंटिटी सेटिस्फाई करती है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, द एंटिटी रिकॉर्ड रेवेन्यू इन द अमाउंट ऑफ एनी फीस और कमीशन, रेवेन्यू में सिर्फ फीस और कमीशन डाइट, टू विच इट एक्सपेक्ट्स टू बी इंटाइटल्ड टू इन एक्सचेंज फॉर अरेंजिंग फॉर स्पेसिफिक गुड्स टू बी प्रोवाइडेड बाय शेख रशीद। चीजें उसे कौन पहले प्रोवाइड करेगा, फिर आगे बेचेगा कौन, इंजमाम। एमसीक्यू नंबर 2 कर लें, पेज नंबर एमसीक्यू नंबर 2, इसका कोई सवाल नहीं है पास पेपर में। पेज नंबर 428, 420। वेल लिमिटेड इज एन एजेंट, वेल लिमिटेड खुद एजेंट है। चलें छोड़ें, इधर देखें बस आसान से। वेल लिमिटेड इज एन एजेंट जो काम करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ डॉल्फिन ऑफ फेमस परफॉर्मर। डॉल्फिन कौन है, डॉल्फिन स्टेज पे आके लोगों को हंसाता है, एक्शन करके दिखाता है, करतब दिखाता है, लोग खुश हो जाते हैं। अब डॉल्फिन बहुत मशहूर करतबिया है, यानी बहुत मशहूर जो है वो इंसान है जो लोगों को हंसा हंसा के लोट पोट कर देता है। तो वेल लिमिटेड एक एजेंट है उसका, जिसने फेमस परफॉर्मर को अप्रोच किया, ये प्रिंसिपल बनेगा। WL has just collected so million from a promoter in terms of ticket sales for a recent show। किसी बंदे ने कहा होगा इनको मैं आपका फंक्शन करा देता हूं, तो वेल लिमिटेड यानी एजेंट को 100 मिलियन मिल गया फॉर अ रीसेंट शो डन बाय डॉल्फिन। जो कि डॉल्फिन ने शो कर दिया है उसका 100 मिलियन वेल को मिल गया है। वेल ने सिर्फ इसका 10% रखना है, बाकी 90% वेल ने किसको दे देना है, डॉल्फिन को। तो वेल को आया कितना, 100 पेबल टू डॉल्फिन परफॉर्मर 90, कमीशन इनकम उसने रेवेन्यू का लफ्ज यूज किया हुआ है 10, डी ऑप्शन। कैश डेबिट रेवेन्यू, ट्रेड पेबल तो अजीब सा लफ्ज है वैसे, ये ट्रेड पेबल तो नहीं होते, पता नहीं इसने ट्रेड पेबल का लफ्ज, लेकिन ऑप्शन ही ये बचती है बस, पेबल लिख लें, पेबल टू डॉल्फिन। जी जी, कॉस्ट ऑफ सेल इसकी नहीं होती कोई। नहीं यार, ना ही करो, बेहतर नहीं है। आई कैप तो नहीं करा अपने सॉल्यूशंस में ऐसा, वो अलग से लिखता है। पास पेपर क्वेश्चन 12 पे जरा हाथ डालें आज, तो पिछली से पिछली टर्न में आया। पेज नंबर 399। Analyze the treatment suggested by CFO. Briefly explain how CFO may be in the breach of fundamental principle of code of ethics. उससे क्या हमें फर्क पड़ता है। क्वेश्चन 12, ऑन जकम नवंबर 2021 को जज्बाती लिमिटेड, नहीं खुशी लिमिटेड, entered into a contract with Pride Limited to manufacture and sell 100 units of a special machine। तो कितने यूनिट्स बेचने हैं जी, 100 यूनिट्स। किस चीज़ के, स्पेशल मशीन के। कितने के, 300 मिलियन के। वैसे कभी ज़रूरत पड़ी तो पेपर में पर यूनिट भी रेवेन्यू निकाल के रखिएगा, ज़रूरत पड़ जाती है उसकी। इससे अगला सवाल है क्वेश्चन 13, वो मैं कल कराऊंगा, तो उसमें पर यूनिट रेवेन्यू भी यूज़ होता है। तो वैसे बता दें 300 मिलियन की सारी चीज़ें बेचनी है, 300 डिवाइड बाय 100, 3 मिलियन की एक चीज़ बेचनी है। द मशीन विल बी डिलीवर्ड इन लॉट्स ऑफ 20 यूनिट्स।
20-20 करके मशीनें बेचेंगे, 20-20 करके मशीनें बेचेंगे। जैसे कि होंडा एटलस कार जनरल टायर को कहे कि 50-50 टायर हर महीने भेज दिया करो, तो इट मेक सेंस। समझ आ रही है मैं बात? तो 100 चीज़ें बेचनी है, कितनी कितनी करके? 20-20 करके, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। नवंबर, दिसंबर, जनवरी। इसका मतलब है हमारा जो ईयर एंड है, किधर लिखा हुआ है? लिखा ही नहीं हुआ। नहीं, कहाँ लिखा हुआ है? इसका मतलब है हमारा जो ईयर एंड है उस तक हमने नजरें झुकाई तो चपेट पड़ गई, कुछ भी नहीं था नीचे। तो हमारा जो ईयर एंड है उसमें मेरे ख्याल से कोई डिलीवरी अभी तक हुई नहीं होगी। ये बात समझ आ गई? आगे चलें। तो क्यों नहीं समझ आई? ऑन 2 नवंबर हमने एक कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया है प्राइवेट लिमिटेड से, जिसमें हमने 100 मशीनें बेचनी है एट अ टोटल प्राइस ऑफ 300। मशीन्स विल बी डिलीवर्ड एट अ लॉट ऑफ 20 यूनिट्स एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर। पहले लीज पड़ी भी आप लोगों ने, पहले डिलीवरी कब होनी है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जनवरी 2022 में, अगली फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो मैंने सिर्फ ये मुंह से फिक्रा बोला कि हमारे साल अभी कोई डिलीवरी नहीं हुई होगी। समझ आ गई? ओके। पीएल हैज पेड 10% नॉन रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल इनकम नहीं होती। पीएल कस्टमर ने पे किए 10% नॉन रिफंडेबल कंसिडरेशन इन एडवांस, एडवांस में पे कर दिया। वाइल रिमेनिंग पैसे, अच्छा, 10% नॉन रिफंडेबल कंसिडरेशन इन एडवांस, वाइल रिमेनिंग पैसे, रिमेनिंग कितने हैं? 90% विल बी पेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। 5 कैसे? हर डिलीवरी के साथ। एंड द रिमेनिंग विल बी पेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। रिमेनिंग जो पैसे पे होने हैं ओनली आफ्टर डिलीवरी ऑफ ईच लॉट है। जब हम डिलीवर कर देंगे तो बकाया पैसे देने हैं, वरना पैसे नहीं देने। एंड नॉट बिफोर, उससे पहले नहीं पैसे मांग सकता। क्या करना जरूरी है? उसे डिलीवर करना जरूरी है, फिर वो पैसे जो है वो मांगेगा। द सेल्स टीम ऑफ ईएल वर्कड हार्ड एंड स्पेंट 1600 आवर्स कॉस्टिंग, ये पता नहीं क्या पास शुरू हो गया। सेल्स टीम ऑफ ईएल वर्कड हार्ड एंड स्पेंट 1600 घंटे कॉस्टिंग 4 मिलियन फॉर प्रिपेयरिंग प्रपोजल फॉर कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट है या कॉस्ट टू फुलफिल? कॉस्ट टू फुलफिल। सेल्स टीम वर्कड हार्ड एंड स्पेंट 1600 घंटे, जिसपे खर्चा आया 4 मिलियन फॉर प्रिपेयरिंग प्रपोजल फॉर कॉन्ट्रैक्ट। It is cost to obtain contract. For preparing proposal. For preparing proposal. Contract win हो गया है या अभी proposal prepare हुआ है? वो डायग्राम असल में निकाल के हम रख लिया करें ना, वरना तो ऐसे दही बन जाएगी पेपर में। ये सारे एक ही दफा निकाल के रख लें इधर। अच्छा, अब मुझे बताएं एग्जांपल्स में प्रिपेयरिंग प्रपोजल या विनिंग प्रपोजल लिखा हुआ है? प्रिपेयरिंग प्रपोजल। ओके। अप टू the team was also rewarded with a bonus of 6 million upon obtaining the contract. Team was paid a bonus upon obtaining the contract. कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर बोनस मिला। और पिछला खर्चा बताएं। द सेल्स टीम वर्क हार्ड एंड स्पेंट 1600 आवर्स कॉस्टिंग 4 मिलियन फॉर प्रिपेयरिंग प्रपोजल फॉर कॉन्ट्रैक्ट। ये प्रपोजल पेश करने के लिए था। प्रपोजल का क्या मतलब होता है? मंगनी होगी है, प्रपोज किया। अभी उन्होंने कहा है कि हम फलां जगह करना चाहते हैं। आप लोगों ने इसको ठीक के रखा हुआ था कि ठीक है विन हो गया। विन कहां हुआ है अभी? द टीम वॉज ऑल्सो रिवॉर्डेड बोनस। बाद में रिश्ता कराने वाली आंटी को हमने कहा कि ठीक है आप जीत गई हैं, तो ऑब्टेन हो गया कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो छोड़ें, तो इसलिए आप बता दें ये जो कॉस्ट थी ये तो होती ही होती, क्योंकि ये कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए है या कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद है? लेने के लिए। अप टू ईयर एंड 31 दिसंबर 2021 ईएल हैड मैन्युफैक्चर्ड 15 यूनिट्स ऑफ मशीन। हाँ, ईएल लगा होगा 2 महीने में इसने 15 यूनिट्स बना ली। अगले महीने जरा मेहनत करके 5 और बना ले, ताकि जब 3 महीने गुजरें तो हमारे पास 20 यूनिट्स पड़े हों जो हमने क्या करने हैं,
डिलीवर, तो वो बेचारे दिन रात लगे हुए हैं यूनिट्स बनाने के लिए। तो ईएल हैड मैन्युफैक्चर्ड 15 यूनिट्स ऑफ मशीन टू बी डिलीवर्ड ऑन पहला क्वार्टर, टू बी डिलीवर्ड ऑन पहला क्वार्टर। पहला क्वार्टर पहला वो हद होगी, 20 बजा रहे हैं ऐसी सवेर दे। ELCFO चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज सजेस्टेड, तू सजेशन छड़ पहले सानू तो वेख लेने की करना है। उसकी सजेशन है कि रेवेन्यू ऐसे रिकॉर्ड कर दें, तो सजेशन को उसकी छोड़ें। बताएं जी क्या क्या करना है, 1 बाय 1 बताएं जी। एनओ की करना है, एक्सपेंस में डालना है, अनलेस स्पेसिफिकली रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर वाली लाइन अगर लिखी होती फिर और बात थी। अच्छा जी, इसको क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, और इसको एक्सपेंस में कब डालना है, जैसे जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो। प्लीज प्लीज प्लीज, जैसे जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो। इसको एक्सपेंस में कब डालना है, जैसे जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना है, 3 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद। रेवेन्यू कितनी दफा रिकॉर्ड होना है, 5 दफा। तो बेहतर है कि इसको 5 से तकसीम करके जैसे जैसे जब जब जितना जितना रेवेन्यू रिकॉर्ड हो तब तब इसको किस में डालते जाएं, खर्चे में। ये जो होती है ना, ये बिल्कुल इंटेंजिबल टाइप होती हैं। ये जो कॉस्ट होती है ना, बिल्कुल इंटेंजिबल टाइप होती है। इनको इन्वेंट्री बना लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में डालते रहते हैं, जैसे जैसे क्या बुक होता रहे। कल एक एग्जांपल की थी ट्रिच मीर वाली, उसके अंदर उसने चीजें आज डिलीवर कर दी थी, तो मैंने कहा था पूरी को आप खर्चे में डाल दें। अब ये जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी वैसे वैसे रेवेन्यू बुक होगा। बताएं इस कॉस्ट के बदले मैंने कितने यूनिट्स बेचने हैं, 100 में से कितनों का रेवेन्यू बुक करूंगा तीसरे महीने के एंड पे। तो जितना रेवेन्यू बुक हो गया 1/5, तो 1/5 कॉस्ट भी, फिर रेवेन्यू बुक हो गया, फिर 1/5 कॉस्ट, फिर अगले 3 महीने का रेवेन्यू बुक हो गया, फिर 1/5 कॉस्ट, फिर अगले, तो 6 डिवाइडेड बाय 5 करके इसको खर्चे में डालेंगे। लिख लें 6 डिवाइडेड बाय 5। जी जी, विद इन 1 ईयर नहीं, जैसे जैसे पीओ सेटिस्फाई हो बस वैसे वैसे आपने करना है। हमारे अकाउंटिंग ईयर तो उतना स्प्रेड नहीं है ना, विद इन 1 ईयर से मुराद हमारा अकाउंटिंग ईयर है, तो हमारा अकाउंटिंग ईयर तो पहला एंड हो गया, तो 15 मंथ्स हैं। 15 मंथ्स के अंदर आप देखें विद इन 1 ईयर से मुराद हमारा अकाउंटिंग ईयर है, तो हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है वो इस ट्रांजेक्शन में मुझे लग रहा है 3 दफा आएगा। हमारा अकाउंटिंग ईयर 3 दफा आएगा, नवंबर दिसंबर 2 महीने, 12 महीने, 13 14 और 1 15, तो 3 दफा। तो इस बहस को छोड़ें, बस सिंपल सी मैचिंग कॉन्सेप्ट यार जहन में ले आए। मैचिंग कॉन्सेप्ट जहन में लाए। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, जैसे जैसे वैसे वैसे कॉस्ट बुक हो। तो बताएं इस 6 की कॉस्ट को मैं 1 नवंबर को खर्चे में डाल लूं या नवंबर दिसंबर जनवरी 31 जनवरी को इसका 5वां हिस्सा खर्चे में डाल लूं। जैसे जैसे पीओ सेटिस्फाई हो, रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, वैसे वैसे ये किस में जाए, खर्चे में जाए। जी 15 यूनिट डिलीवर नहीं किए वो अलग बात है, 15 यूनिट हमने बना के रखे हैं, वो डिस्कशन अभी मैं शुरू करता हूं। हैड बना के रखे हुए और डिलीवरीज कब होनी है, विल बी डिलीवर्ड इन लॉट्स ऑफ 20 यूनिट एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर। साथ साथ डिलीवरीज नहीं होनी, डिलीवरीज 3-3 महीने बाद एग्जैक्ट होनी है। ये नहीं कि 3 महीने में 20 बेचने हैं, 3 महीने में 20 बेचने हैं या तीसरे महीने के एंड पे 20 बेचने हैं। तो कंट्रोल कब ट्रांसफर होने 20 यूनिट्स का, तीसरे महीने के एंड पे। जब तीसरे महीने के एंड पे कंट्रोल ट्रांसफर होना है तो मुझे बताएं रेवेन्यू कब बुक होना है, तीसरे महीने के एंड पे। जब तीसरे महीने के एंड पे रेवेन्यू बुक होना है तो क्या ऐसी सूरत के अंदर मैं कॉस्ट को अभी बुक कर लूं या वेट करूं रेवेन्यू का। ओके, अगला सवाल जी पूछें। क्लियर हो गया, क्या आपका सवाल क्या है, क्या एंड नहीं होना। हाँ, अगले साल 31 जनवरी को एंड होगा क्वार्टर, बिल्कुल सही है। अब सवाल पूछें। 15 यूनिट उन्होंने 31 दिसंबर तक बनाए हुए हैं। जी ठीक है, हमारा ईयर एंड बोलें जी 31 दिसंबर 21। अगला ईयर एंड 31/12/22। अगला ईयर एंड 31/12/23। नवंबर दिसंबर जनवरी, इस दिन कितने यूनिट्स का कंट्रोल ट्रांसफर होने, 20 का। तो रेवेन्यू कितनों का बुक करने, 20 का।
दिसंबर पे खड़े होकर मुझे बताएं उन्होंने कितने बना लिए हैं? 15। अगले साल दिन रात एक करके कितने बनाएंगे? और जनवरी के एंड पे हमें डिलीवर कितने करेंगे? 20। जब कंट्रोल ट्रांसफर होगा 20 का हम रेवेन्यू बुक करेंगे। जब हम रेवेन्यू बुक करेंगे तो रेवेन्यू बुक करेंगे साथ ही उसकी तो 6/5 भी लगा देंगे। क्लियर? अच्छा जी, अगली डिस्कशन एक छोटी सी ये है जो आखिरी मैंने आपसे पूछनी है। 4 के बारे में क्या डिसाइड हो गया? हाँ, तीनों क्लासों में रखवा दो बस। 4 के बारे में क्या डिसाइड हो गया? एक्सपेंस। 6 के बारे में क्या डिसाइड हो गया? कैपिटलाइज करें और हर क्वार्टर के एंड पे इसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा एक्सपेंस में डाल दें। ओके, अब क्या मसला रह गया? अब एक छोटा सा मसला रह गया कि उसका फोन शायद आ गया आपके लिए, यार 15 चीजें आपके लिए बना के रख ली हैं, वो आप रेवेन्यू बुक करें एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर टाइम, क्योंकि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को छोड़ें जरा, मुझे बताएं उसने 15/20 कितना काम करके रख लिया है? 70। उसने 75% काम मेरे लिए करके रख लिया है। बड़ा तेज निकला है, 75% काम मेरे लिए करके रख लिया है। अब सवाल यह है कि वो जो सेलर है वो इन 20 यूनिट्स का रेवेन्यू नवंबर, दिसंबर, जनवरी में थोड़ा थोड़ा बुक करे या 31 जनवरी को करे। तो इसमें फिर 3 सवाल हैं। पहला सवाल, क्या जैसे जैसे वो मुझे यूनिट दे रहे हैं मैं वैसे वैसे कंज्यूम कर रहा हूं? वो तो दे ही नहीं रहा, वो तो एंड पे देने हैं। दूसरा सवाल, क्या वो मेरे प्रेमिसेस में आके यूनिट्स बना रहा होगा या अपने प्रेमिसेस में यूनिट्स बना रहा है? एक्साइटमेंट लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइड लिमिटेड एंड इट विल सेल यूनिट्स ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीन। द मशीन विल बी डिलीवर्ड इन 2020 की लॉट्स डिलीवर की जाएंगी, डिलीवर भेजी जाएंगी। PL has paid 10% non-refundable while remaining price will be paid in 5 only after deliver। जब वो भेजेगा, डिलीवर का क्या मतलब है? अपने उधर बना रहा होगा तो फिर मेरे पास भेजेगा ना, मेरे पास तो नहीं आके मुझे बना के दे रहा। अच्छा, अगला सवाल मेरा तीसरा, क्या वो अपने प्रेमिसेस में बना रहा है? जी। इसमें फिर 2 सवाल है। पहला सवाल, क्या ये एसेट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि ये मशीनें किसी और कस्टमर को नहीं बेची जा सकती? ऐसा कुछ नहीं है। क्या कुछ ऐसी लाइन है कि शायद एसेट स्पेशलाइज नेचर का चले? चलो कह सकते हैं हम ये स्पेशलाइज्ड मशीन को एक हल्का फुल्का सा लॉस मिल गया। तो देखने में तीसरे में से पहली बात शायद पूरी हो रही है कि he has no alternate use of asset। उसका एसेट का कोई alternate यूज नहीं है, क्योंकि शायद मशीन किस नेचर की है? क्या अगर कोई मसला होता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि सेलर का राइट है पेमेंट पर, अगर जितना जितना काम होता जा रहा है उतना उतना इसका राइट है पेमेंट पर? बिल्कुल नहीं, जितना जितना काम होता जा रहा है उतना उतना राइट नहीं है। उसने कहा है नॉट बिफोर, यानी डिलीवरी पर ही पैसों का राइट पेड इन 5 इंस्टॉलमेंट्स, ओनली आफ्टर डिलीवरी। कोई सेलर का राइट है कि ऐसी सूरत में अगर कोई ऑर्डर कैंसिल करे कस्टमर फोन करके, तो सेलर उसे जिद करेगा कि जितना मैंने काम कर लिया उतने मुझे पैसे दो, तो कस्टमर क्या बताएगा? एग्रीमेंट में क्या लाइन लिखी हुई है? उससे पहले तो हो ही नहीं सकता। तो क्या ऐसी सूरत में कोई तीसरा सिनेरियो की दूसरी बात अब पूरी? अगर तीसरे सिनेरियो की दूसरी बात पूरी नहीं हो रही तो अब क्या साबित हुआ कि तीनों के तीनों नहीं है। तो इसलिए 20 यूनिट्स का रेवेन्यू कब बुक करें? आप बताएं कि कितना रेवेन्यू। अब मुझे जरा चीजें लिखवा दें। नंबर 1, रेवेन्यू हमारे साल कितना बुक होने? 0। 31 जनवरी को कितना बुक होने? वो मैं नहीं आपसे पूछ रहा, वो मैं नहीं पूछ रहा। हमारे साल खर्चे में कितना जाने? 4। हमारे साल खर्चे में कितना जाने? 4। हमारे साल इन्वेंट्री है, एक चीज इन्वेंट्री, हमारे साल इन्वेंट्री है 6। इस इन्वेंट्री को रेवेन्यू से मैच कराने आहिस्ता आहिस्ता, रेवेन्यू से मैच कराने आहिस्ता आहिस्ता। ये इन्वेंट्री वो है जो कि कॉस्ट टू ऑब्टेन की कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन एक फिगर सवाल ने दी हुई कॉस्ट टू फुलफिल की भी तो एक इन्वेंट्री होगी ना। क्या मेरे पास ये इन्वेंट्री मैंने कौन सी वाली ली है? ये वो कॉस्ट हैं जो मैंने ऑब्टेन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ली हुई है, लेकिन क्या मैंने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए 15 यूनिट्स की इन्वेंट्री अपने पास बना ली है?
तो क्या इसकी फिगर तो अवेलेबल नहीं है? क्या 15 यूनिट्स की इन्वेंट्री भी मेरे स्टॉक में पड़ी होगी? तो स्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर आई हैव नॉट मेड एनी डिलीवरी, सो व्हाट इज माय रेवेन्यू? स्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर आई हैव पेड अ कॉस्ट विच इज अ संक कॉस्ट। कभी लफ्ज सुने? संक कॉस्ट, यानी ये कॉस्ट होनी ही होनी थी, कॉन्ट्रैक्ट मिलता ना मिलता। ये कहां चली जाएगी? खर्चे में। क्या मैंने विन करने पे स्टाफ को भी पैसे दिए हैं? ये जो विन करने पे पैसे दिए हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू कैसे कैसे बुक होने? आहिस्ता आहिस्ता। या ऐसे ऐसे मुराद ये नहीं कि ओवर टाइम, जैसे जैसे 20 यूनिट डिलीवर होंगे वैसे वैसे रेवेन्यू बुक होगा। और आखिरी बात, क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई एट अ पॉइंट इन टाइम हो रही है या ओवर टाइम हो रही है? तो क्या ऐसी सूरत में रेवेन्यू साथ साथ बुक करें या डिलीवरी का वेट करें? डिलीवरी का वेट करें। तो 15 यूनिट्स हमारी इन्वेंट्री में जो पड़े होंगे, क्या उनको इन्वेंट्री में पड़ा रहने दें या सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दें? इन्वेंट्री में पड़ा रहने। अच्छा, अब ये मैं नोट करने देता हूं, अब उसका मशवरा देखें। सीएफओ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सजेस्ट करता है कि रेवेन्यू फॉर 15 यूनिट्स शुड बी रिकॉर्डेड इन 2021 एज द मशीन्स आर ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर एंड हैव नो अल्टरनेट यूज फॉर ईएल। अधूरी बात लिखी है, एंड वी हैव द राइट टू पेमेंट, वो अधूरी बात लिखी है। कहते हैं हमारे पास ये स्पेशल नेचर की, इसलिए हमारा और कोई इस्तेमाल नहीं है। लेकिन एक और बात भी तो लिखनी थी ना उसने, तो अधूरे नॉलेज की बेस पे उसने पॉइंट 3 आधा अप्लाई किया है। तो ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ सीएफओ मे बी इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। ही हैज नो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। अगर इसके पास नॉलेज नहीं है ना, और अकाउंटिंग की गलत ट्रीटमेंट बता रहे हैं, एक है उसे ट्रीटमेंट पता है और गलत करने को कह रहा है। उसमें तो हमने कहा था इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। एक है वो ट्रीटमेंट ही गलत बता रहा है सजेस्टेड कि रेवेन्यू इतना बुक कर लो क्योंकि मुझे लगता है स्टैंडर्ड में ऐसा लिखा हुआ है। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट, फर्दर द सेल्स टीम्स कॉस्ट। ये तो 15 यूनिट्स का सेल की बात उसने कर दी। उसने कहा सेल तो बुक कर लो, कितनों की? 15 की। उसने कहा सेल बुक करो, लेकिन हम कहते हैं सेल बुक नहीं करनी। आगे चलें। फर्दर द सेल टीम कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन। 10 कौन सी? 6 + 4। इसका क्या करो? शुड बी टेकन टू P&L इन 2021। दिस हैज बीन फुली रिकवर्ड थ्रू 10%। ये तो कोई अपनी इसने कहानी बनाई है। कहते हैं ये कॉस्ट तो वैसे आपको रिकवर हो गई है। कैसे रिकवर? रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर कहीं नहीं लिखा हुआ। कहता है लेकिन मुझे लग रहा है रिकवर हो गई है। देखो वो जो 10% हमने एडवांस पकड़ा यार, इसका तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं। इसके रूल ये हैं, इसके रूल ये हैं। इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि नॉन रिफंडेबल पैसे आ गए हैं तो फिर कॉस्ट को इनकम में डाल दो। ये तो इसने कोई अपनी कहानी बनाई है। तो कहता है इसलिए कि शायद पैसे आ गए हैं, कोई नॉन रिफंडेबल है, तो मेरे ख्याल से इसको इनकम में डाल दो तो बेहतर है। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है। कोई खर्चा, कोई इनकम बुक नहीं हो सकती। अगर अमाउंट नॉन रिफंडेबल भी हो तो कोई मसला नहीं। अब मुझे बता दें, क्या इस सारे को P&L में डालना चाहिए या सारे में से 4 को? 4 को P&L में डालना चाहिए। ओके, अब आप मुझे बताएं आप कौन सी डिस्कशन करके आएंगे। अब सवाल किसका है? एनालाइज द ट्रीटमेंट सजेस्टेड बाय सीएफओ। तो लिखना शुरू करें। इसमें आप स्टैंडर्ड खोलेंगे और स्टैंडर्ड खोल के पैरा खोलेंगे वो वाला 35। लिखें जी, पेपर में क्या लिखेंगे? एज पर पैरा 35। नहीं, रोब शोब नहीं डालने की जरूरत। लिखें जी एज पर पैरा 35 लिख दें, अभी तो कोई मसला नहीं है। तो मेरे साथ ही बैठे ना, अभी कौन सा पेपर में है। एज पर पैरा 35 द रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड। एज पर पैरा 35 द रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड over time if entity performance create an asset with, आज मैंने यहां से भी ये मिटा दिया, with no alternate use to entity. Entity performance create an asset with no use to entity. एंड ये पेपर में स्टैंडर्ड खोल कर लिख लेंगे। एंड एंटिटी हैज इन्फोर्सेबल राइट टू पेमेंट। आपका इन्फोर्सेबल राइट है पेमेंट का
फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट। अच्छा, ये इतनी सी बात होगी। ये यहां टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट। अच्छा, सिनेरियो बेस्ड सवाल 37 के हों या इसके हों या IS 38 के हों, जिस मर्जी के हों, पहले आ जाती है स्टैंडर्ड की प्रोविजन, फिर उसके बाद अगली अंग्रेजी सवाल से उठानी होती है। हमारी अंग्रेजियां आपको पता है जो हालात हैं उनके। अब सवाल में आ जाएं। दो इन दिस कॉन्ट्रैक्ट लिख के सवाल में आए। दो इन दिस कॉन्ट्रैक्ट मशीन इज ऑफ अ स्पेशल नेचर इधर देखें, एंड एंटिटी हैज नो अल्टरनेट यूज ऑफ इट। यही वाली अंग्रेजी दिखाएं, एंड एंटिटी हैज नो अल्टरनेट यूज ऑफ इट। आप भी लिख लो ना, अच्छा हो जाएगा आपका भी पेपर। लिखिए साथ लिख, हाँ, बट एंड लिखूं या बट द एंटिटी हैज नो राइट टू पेमेंट। द एंटिटी हैज नो राइट टू पेमेंट। Because the entity can demand payment only, लिखें, after delivery of goods। या अगर कोई अधूरा काम कर लिया तो भी पैसे मांग सकते हैं? नहीं, पैसे मांगने के लिए अधूरा काम करना चाहिए या पूरा काम करना चाहिए? पूरा काम। नॉट बिफोर उसने वाज़े लिखे, नॉट बिफोर। अच्छा, इसमें वो उसमें फिर बताएं अब रेवेन्यू बुक करना है या नहीं करना? नहीं करना। लिखें, देयरफॉर दो 15 यूनिट्स आर, देयरफॉर दो अगरचे दो इकट्ठे नहीं आ सकता, एम्फेसिस देने के लिए लिखवा रहा हूं। देयरफॉर दो क्या, ऑल्दो आएगा, ये फिर अंग्रेजी अब देख लें लाज जो है। देयरफॉर दो, मैं तो वही लिख पाऊंगा, देयरफॉर दो 15 यूनिट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, but still no revenue will be recorded। is recorded तो नहीं है, इतनी तो अंग्रेजी मेरी है, will be recorded आएगा। therefore no are manufactured, therefore no revenue will be recorded। therefore though 15 units are manufactured but still no revenue will be recorded। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा, उसमें कंक्लूड हमने कर दिया था कि PO इज सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम। कंक्लूड नहीं किया था, तो इसी में फिर साथ लिख दें, बिकॉज, अब करेंगे बिकॉज भी आ गया, बिकॉज PO इज सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम। बस ठीक है, एग्जामिनर गुजारा चलाएगा, इन चीज़ों के मार्क्स शायद ना काटे। बिकॉज PO इज सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम। अच्छा, वैसे उसने एक लफ्स लिखे, एनालाइज द ट्रीटमेंट सजेस्टेड बाय CFO। सो CFO ट्रीटमेंट सजेशन इज नॉट करेक्ट। बस इतना सा और ऐड कर दें, सो फुल स्टॉप के बाद हम बस कर दो। सो CFO सजेशन इज नॉट करेक्ट। अच्छा, अब ज्यादा अंग्रेजी ना मारिएगा। बिकॉज ही हैज नो आइडिया ऑफ द सेकंड प्रोविजन इन द पॉइंट 2 एंड दो ही हैज द आइडिया ऑफ फर्स्ट प्रोविजन। आगे चलें, अगली लाइन। अब किसकी बात कर लें? 4 मिलियन और 6 मिलियन की। तो इसकी बात करने के लिए पेज नंबर कौन सा है? कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, लिखें जी। वैसे तो अब ये खोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन लिखना लिख लें। मैंने आपको हेडिंग बताई थी नॉट इंक्रीमेंटल के लिए। लिखें, कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट। इधर से लिख लें, अब मेरे में तो आपको पसंद नहीं है। कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट वुड हैव बीन इनकर्ड। कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट, ये किताब का पेज है 366।
कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट दैट वुड हैव बीन इनकर्ड, और चलो चुप यार, regardless of whether contract was obtained or not, are recorded as expense. ये इधर से देख लो, cost to obtain contract that would have been incurred regardless of whether contract was obtained or not shall be recorded as an expense. Therefore, ओहो डैश डाल के एज एन एक्सपेंस बस लिख देना, आप आगे खुद ही देख लीजिएगा, ऊपर पैरा 93 लिख लें एज एन एक्सपेंस. देयरफॉर रुपीज क्या लिख के आएंगे, देयरफॉर रुपीज नहीं, 4 million विल बी एक्सपेंस आउट ना लिखे ना, बेहतर लिखें देयरफॉर 4 million फॉर प्रिपेयरिंग प्रपोजल, इस तरह लिख दो, पूरी बात लिख दो. देयरफॉर रुपीज 4 million फॉर प्रिपेयरिंग प्रपोजल will be expensed. अगला पैरा, फर्दर रहने दें, अब ये इस तरह की चीजें आपको पसंद नहीं आ रही, वो लिखें. अगला पैरा, however an entity shall recognize as an asset, however आप कुछ भी ना लिखना, however an entity shall recognize as an asset the incremental cost, however the entity shall recognize as an asset the incremental cost of rupees, however further या however दोनों में से जो मर्जी लिख के, however an entity shall recognize as an asset the incremental cost of rupees 6 million, of rupees 6 million paid as a bonus to sales team. चुप ना, बहुत बोल रहे हो. paid as a bonus to sales team. एंड रिकॉर्ड इट एज एन एक्सपेंस. अब ये लाइन जो मैं लिखवा रहा हूँ ये जहां नहीं लिखी हुई, एंड रिकॉर्ड इट एज एन एक्सपेंस, इसको खर्चे में कैसे डालना है जल्दी बताएं 6 million को. एंड रिकॉर्ड इट एज एन एक्सपेंस एज एंड व्हेन पीओ इज सेटिस्फाइड. एंड रिकॉर्ड एज एन एक्सपेंस एज एंड व्हेन पीओ इज सेटिस्फाइड, जैसे जैसे वादा सेटिस्फाई होता जाए. एंड रिकॉर्ड एज एन एक्सपेंस एज एंड व्हेन पीओ इज सेटिस्फाइड. as an expense as and when PO is satisfied. Okay. अच्छा, अगली और आखिरी बात, 10% नॉन रिफंडेबल कंसिडरेशन का क्या करना है, 1 मिनट लिखें. 10% नॉन रिफंडेबल एडवांस शुड बी रिकॉर्डेड एज अ contract liability. 10% non-refundable advance should be recorded as a contract liability. As a contract liability. जी, अब पूछना शुरू करें, आप लोग क्या क्या पूछ रहे हैं. याद क्या करना है भाई, इतना सब कुछ करने के बाद भी अब याद करने. मैंने स्टैंडर्ड खोला है, उससे अंग्रेज़ी, फिर मैंने उसके बाद जो है वो खोला है सवाल, उससे अंग्रेज़ी. तो ये पैराज, ये जितने पैराज हैं आप अगर वॉल्यूम 1 जाके देखें उनमें ये लिखे हुए हैं. अगर किसी के पास वॉल्यूम 1 ऑनलाइन वाले के पास घर में पढ़ा हो तो IFRS 15 के वो पैराज देख ले. वॉल्यूम 1 के एक सफ़ा बना हुआ है शुरू में, वहाँ पे ये पैराज जो है वो लिखे हुए हैं. अगर वॉल्यूम 1 का सफ़ा खोलें, एक दो कोई पैराज होंगे शायद वो मुझे कटवाने पड़े, वो मैं कटवा दूंगा. IFRS 15 लिखा हुआ है, पैरा नंबर 35 अभी हम पढ़ के आए हैं, और वॉल्यूम 1 में लिखा हुआ है पैरा 90. हाँ, ये वाला मैं डलवा दूंगा इसमें, ठीक है, ये वाला मैं डलवा दूंगा, वो मैं करवाऊंगा आपको. ओके, चलें जी आगे. अब आप हजरात तशरीफ़ ले आए हमारे आज के, यार वो सफ़े बांटो हमारे, जी जी
रेवेन्यू, हाँ ये वाला नोट कर लें। हाँ इन्वेंट्री वाली बात भी लिख दें, ये लिख दें 15 यूनिट्स लाइंग 15 यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड विल अपीयर इन इन्वेंट्री, 15 यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड विल अपीयर इन इन्वेंट्री, ये आखिरी बात भी लिख दें। ले आओ यार नोट्स, 20-20 पकड़ा दो आप इनको, खुद ही बांटेंगे। 15 यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड विल अपीयर इन इन्वेंट्री। यार पहली डिलीवरी पे फारिग कर दिया करो बेशक। ओके तो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि आधे नंबर आ जाएंगे इसमें, आधे नंबर आधे ही चाहिए होते हैं, बाकी कोई किसी सवाल में कोई ऐसे भी होता है पूरे मिल जाते हैं। बहरहाल एक अच्छा स्टैंडर्ड है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा, इसलिए आखिरी दिनों में कराया जाता है ताकि ज़रा चीज़ें याद रहें। तो मुझे लगता है कि इसमें जो ज़्यादा फटा डाला हुआ है वो पीओ ओवर टाइम वाले तीसरे पॉइंट नहीं डाला हुआ है। कल भी वही लगे हुए थे हम, और आज भी वही लगे हुए हैं, तो इसके अलावा तो ऐसा कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा अच्छा जी, आज हम उस डिस्कशन को रिज्यूम करते हैं जो हमने पेजेस नहीं है। अच्छा अब्दुल्ला को कॉल कर दो, मैं करता हूँ। आज हम वो डिस्कशन रिज्यूम करते हैं, उन क्लासेस में अगर पेजेस पहुँच गए हैं तो ज़रा बता दें। जी मैंने अब्दुल्ला से बात करनी थी। अब्दुल्ला हैं? अब्दुल्ला राजपूत, बेली नहीं जा रही। अब्दुल्ला राजपूत टीए को बुलाएं, सफ़े शॉर्ट हो गए हैं, आगे भी आए इस रो में। यार इसको ना नया पार्ट बनाओ, एक मज़े की डिस्कशन शुरू होने लगी है, आगे हाथ रखो, इसको नया पार्ट बनाओ, उसको पहले समझा दो, वो बनवा के आओ।